यहाँ दुकानदार रेहड़ी लगाते हैं, उनको हर दिन 200-300 रुपया देना पड़ता है। 5-6 हज़ार रुपया ना उनको दुकान दी गई है, ना कुछ दिया गया है, उनको पैसा देना पड़ता है। तो देश की राजधानी में इतनी गुंडागर्दी चली हुई है कि आप देखेंगे कि मतलब हालात, इसको कम से कम लोकतंत्र या कोई आज़ाद मुल्क नहीं कहा जा सकता। सरकारी ज़मीन पे कोई बेरोजगार आदमी अगर अपनी रेहड़ी लगाता है तो उसको 200 रुपये तो पहले वो जो माफिया है उसको देना पड़ेगा। अगर मान के चलो उसको 200 बचत नहीं हुई तो उसको घर से देना पड़ेगा। तो हालात ये हैं, मज़दूरों के साथ शोषण हो रहा है। यहाँ छोटे मोटे दुकानदार जो बेरोजगारी के कारण अपना रोज़गार करते हैं उनके साथ शोषण होता है। तो यही है, हर तरीके से हम देखेंगे तो देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसकी ताकत है, जिसकी लाठी है, उसी की भैंस है। तो आप ये कहना चाहते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या बंगाल जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो गांव से आ करके बाहर शहर में 2 रुपये कमाने के लिए अपना जीवन पालन पोषण करने के लिए आते हैं, या तो कुछ फैक्ट्री में काम कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी ठेली लगा लेते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो जो ठेली लगाते हैं, ठेली लगाने से यहाँ पे जो गुंडा माफिया है जो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के ऊपर काम करते हैं ये, और पुलिस से मिल करके ये लोग लोगों से एक वसूली का काम करते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही पूरी दिल्ली, ये शायद पूरी दिल्ली में चल रहा है, ये पूरी दिल्ली में चल रहा होगा। तो लगता नहीं आपको इसके लिए कुछ, इसके लिए भी लोग बोल नहीं पा रहे हैं? मतलब अपने हक को, इनका कमाया हुआ पैसा कोई और ले जा रहा है और ये चुपचाप अपने जेब से निकाल के दे रहे हैं। तो गलती किसकी है? लेने वाले की। वो तो लेकर उसको, उसके लिए मौज है, उसका पेट भर रहा है। लेकिन जो देने वाला आदमी है उसको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोगों के अंदर संगठन नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है। आपने कहा कि मालिकों का संगठन, लेकिन लोगों का संगठन नहीं है। ना तो यहाँ दुकानदारों का संगठन है, ना यहाँ मजदूरों का संगठन है, ना यहाँ किसानों का संगठन है। तो जनता के अपने संगठन नहीं है। जो भी तबका है वो किसी माफिया के, किसी नेताओं के, किन्हीं अफसरों की दया पे डिपेंड कर रहे हैं लोग, और चाहते हैं किसी को किसी पार्षद का मतलब आशीर्वाद मिल जाए। कोई चाहता है किसी को माफिया का मिल जाए। माफिया अगर 200 रुपये लेके मुझे ये रेहड़ी यहाँ लगाने दे रहा है तो यहाँ लाखों की तादाद में मज़दूर हैं और वो अपना रेट बढ़ा के वो कहीं ना कहीं अपना फिर भी मैनेज कर लेता है। लेकिन जो सारी मार है माफिया की वो मज़दूर पे पड़ती है। जो मज़दूर को 20 रुपये मान के चलो आलू मिलना चाहिए, वो मज़दूर को 25 से 30 मिलता है, क्योंकि हर किलो पे 2 से 5 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, तो दुकानदार तो अपना जैसे तैसे जिसकी ठीक बिक्री होती है वो निकाल लेता है। लेकिन वो जो सारी मार है, न्यूनतम वेतन 18,000 की जगह 8,000 किसको मिलेगा? वो मज़दूर को मिलेगा। उस 8,000 में ही जो मतलब आलू 20 रुपये मज़दूर को मिलना चाहिए वो 25 से 30 मिलेगा। तो जो सारी मार है वो मज़दूर झेल रहा है। और मज़दूर क्यों झेल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है मज़दूरों का अपना कोई संगठन नहीं है। मज़दूर सिर्फ रोटी और अपने परिवार को चला ले, इसके इर्द गिर्द वो सोच पा रहा है। और परिवार चलाना ही वो अपने आप में अपना धर्म समझता है, अपना करते हुए समझता है। और उसके लिए वो गुलामी करेगा, मार खाएगा, मालिकों की गालियां खाएगा, वो सब कुछ करता है किसके लिए? अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए। तो देश में, हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि यहाँ के नागरिक सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं। 60-70% आबादी, ऊपर के 10-20% लोग हैं वो थोड़ी सी ठीक ज़िंदगी जीते हैं, और ऊपर के 1% लोग यहाँ पे राज करते हैं। हकीकत यही है। आपने बहुत सरल तरीके से, आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को बताया और आपने मजदूरों की बात की। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक फैक्ट्री का मालिक 20 लाख की गाड़ी में घूमता है, 1.5 करोड़ के फ्लैट में रहता है, उसका एक जो फ़ोन आता है वो एप्पल वगैरह का यूज़ करता होगा जिसमें 1.5 लाख का फ़ोन आता है, और जूते भी एडिडास या एसिक्स वगैरह के पहनता है वो कंपनी, 8-10, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये पहनता है। लेकिन एक गरीब आदमी की सैलरी सिर्फ 8,000-9,000 रुपये। तो ये जो गरीब तबका, ये मज़दूर तबका, ये अपना पैसा खुद नहीं ले पा रहे हैं, या फिर इनको जो गुलामी की जंजीरों में जो बांधा गया है, ये
खुद बंधे हुए रहना चाहते हैं या फिर इनसे कुछ उभरने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं ये? देखिए, कोई भी आदमी दुनिया के अंदर कोई भी है, वो अपनी बेहतरी चाहता है। किसी भी देश का नागरिक हो, कोई नहीं चाहता कि वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहे। लेकिन ये पुलिस का जो थाना है, ये इन बेड़ियों को मजबूती देने के लिए काम करता है। ये जो गुंडे मवाली हैं, जो हफ्ता वसूली करते हैं, ये मज़दूरों को डरा के और एक ऐसा महामंडल तैयार करते हैं कि आपने कुछ बोला तो आपकी पिटाई हो जाएगी। अभी हम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन देने गए। जब हम वापस आए तो मेरे कमरे के बगल में ही एक मज़दूर रहता है। वो वैसे तो बोल नहीं पाता। शाम को मज़दूर क्या करता है, थोड़ी दारू पी लेता है छुट्टी वाले दिन, और दारू पीने के बाद वो अपने दिल की बात बोलता है। वो बोलता है, यार मेरे यहाँ मालिक के गांव का एक बंदा है, उसने बहुत परेशान कर रखा है। वो भाई आप उसके खिलाफ़ संघर्ष करो, है ना, आपको हंसी हंसी में आप उसको थोड़ा सबक सिखाओ सारे लोग मिल के। वो बोला मेरे पीछे वो गुंडा लगा देगा, मेरे हाथ पैर तुड़वा देगा। मैं आपके कहने से अपना हाथ पैर तो नहीं तुड़वा लूँगा। बताइए, एक कंपनी में जब मज़दूर को इतना डर है कि मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे हाथ पैर तुड़वा दिए जाएंगे, मेरे पीछे गुंडे लगवा दिए जाएंगे, ये हालात है यहाँ की। तो कहने का मतलब यही है, कोई नहीं चाहता कि वो दरिद्रता की ज़िंदगी जिए। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, कोर्ट कचहरी है, कोई प्रेस मज़दूरों की बाइट लेने के लिए नहीं आता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरी तरह से बिकी हुई है, कोई नहीं आता है। अभी दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, लोग अपना वो पर्चा दर्ज करवा रहे हैं वहाँ पे, है ना, अलग अलग पार्टियों के। लेकिन मजदूर का मुद्दा गायब है, प्रेस से भी गायब है, राजनीतिक पार्टियों के भाषणों से भी गायब है। और कहने का मतलब अभी 1 फरवरी को बजट पेश होगा देश में, आप देखना कि मजदूर तो नाम ही नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आएगा तो नरेगा वरेगा वाला आएगा, और उनके भी 100 रुपये 50 रुपये बढ़ा देंगे। हकीकत में उनको भी काम नहीं दिया जाता है 100 दिन। जो नरेगा में बात करते हैं कि 100 दिन सबको काम मिलेगा, वो किसी को 10 दिन मिलता है, किसी को 20 दिन, किसी को 30 दिन, और उसमें भी सिफारिश, उसमें भी जो प्रधान होता है, सरपंच होता है, उसका कमीशन, बीडीओ का कमीशन, मतलब सब धांधली चली हुई है। मैं आपसे सरकारी जो जितने भी कर्मचारी है उनकी सैलरी हर समय बढ़ती रहती है, लेकिन गरीब मजदूर की सैलरी नहीं बढ़ी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 16 तारीख को हमारी केंद्रीय सरकार ने 8वां जो पे कमीशन है उसके लिए मतलब एक कमेटी का गठन किया है कि जो रिपोर्ट देगा, और 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा। हालात क्या हैं, जो मज़दूर है उसको 8,000 रुपये यहाँ मिल रहे हैं 8 घंटे के, 6,000 मिल रहे हैं, 7,000 मिल रहे हैं, और सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन लागू हो रहा है। उनकी तनख्वाह एक चपरासी की भी लाख रुपए पहुंच जाएगी ये 8वां पे कमीशन के बाद। एक महीने की सैलरी उनकी लाख रुपए की होगी, चपरासी की। चपरासी की, जो सुबह से शाम तक 4 पानी के गिलास, 4 कप चाय, 2-4 फाइल इधर उधर करता है, उसकी मतलब 70-80 हज़ार से लेके लाख रुपए शुरुआती सैलरी होगी ये 8वें पे कमीशन के बाद। प्राइवेट सेक्टर में हाल क्या है, 8,000, 10,000, 12,000। तो कहने का मतलब यही है, सरकार ये देखती है कि कुछ लोगों को अपना समर्थक तैयार किया जाए। ये जो पूरा जो तानाशाही वाला सिस्टम चल रहा है, इसको चला कौन रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सारे सरकारी कर्मचारी, उनके परिवारों के लोग, साथ में जो पूंजीपति हैं, साथ में जो बढ़िया की तादाद है। तो ये कम से कम भी 10% के आप पास आबादी बनती है। अभी बात आई तो 8वें पे कमीशन में किस किस को क्या लाभ होगा, तो लगभग 1,16,00,000 लोग बनते हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी हो गए, पेंशनधारी हो गए। तो इन लोगों को बेनिफिट होगा 8वें पे कमीशन से, है ना। और देश में इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए पे कमीशन का कोई मतलब ही नहीं है, उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई जाती हैं। तो साथियों, यही है कि इस देश में 2 देश हैं,
एक देश वो हैं जो राज कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, ठीक है, नेता हैं, अफसर हैं। ये आबादी वैसे तो 1-2% बनती है, लेकिन इनके इर्द गिर्द के लोगों को मिला दिया जाए तो ये 10 से 15% आबादी बनती है। इनका देश है, इनके लिए शाइनिंग इंडिया है, इनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, इनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, इनके लिए राहुल गांधी भी अच्छा है, किसी के लिए मोदी अच्छा है, किसी के लिए केजरीवाल अच्छा है। लेकिन 70% आबादी जो है, 60 से 70% आबादी, उसके लिए कोई अच्छा नहीं है, उसके लिए गुलामी है। और वो जो गुलामी है वो अगर तोड़ने की छटपटाहट करता है तो उसको बेरोजगार कर दिया जाता है। अभी हमारे साथ एक मजदूर साथी था, उसने फरीदाबाद में 10-12 दिन 2 कंपनियों में काम किया, लगभग 15-16 हज़ार रुपये उसके पेंडिंग है, ठेकेदार भाग गया, उसको कहीं से भी तनख्वाह पाने की उम्मीद नहीं है। ये हमारा लोकतंत्र है। आदमी काम करेगा, घर से पैसे लगाएगा, रोटी खा के जाएगा, लेकिन ठेकेदार भाग जाएगा, किसी की जवाबदेही नहीं। आप फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी, पता हूँ। क्या सैलरी मिलती है आपको? वो 15,000। 15,000 रुपये। कितने घंटे का? 8 घंटा 8 घंटे का 15,000 मिलता है। कारीगर हैं आप? फुल कारीगर। क्या क्या बनता है? बॉक्स प्लांट में। मतलब बॉक्स बनता है। आप सोचिए एक कारीगर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, ये फोरमैन 25 साल के करीब इनका एक्सपीरियंस हो गया है ना। 25 साल में 15,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता है, जब एक हेल्पर की तनख्वाह 18,000 है, एक कारीगर शुरुआती कारीगर है उसकी तनख्वाह 20 से 22,000 है। तो जिस आदमी को 25 साल एक फील्ड में हो गए हैं वो उस फील्ड का मास्टर आदमी है, और उसको अगर 15,000 मिल रहे हैं इस महंगाई के अंदर तो कोई तनख्वाह नहीं है, ये सिर्फ गुजारा भत्ता दिया जा रहा है मजदूरों को। ये गुजारा भत्ता भी नहीं एक तरीके से देखा जाए तो। गुजारा भत्ता भी नहीं, मतलब जिंदा रहने का भत्ता है, जिंदा रहने का। ठीक है, तो ये दिया जा रहा है। लेकिन एक कारीगर की सैलरी कितनी होनी चाहिए अभी के समय में? देखो, एक कारीगर की सरकारी आंकड़ों के अनुसार वो 21,900 कुछ रुपए 8 घंटे का है। मतलब आपकी सैलरी 21,900 रुपये होनी चाहिए, लेकिन आपको 15,000 रुपये मिल रहा है। आप इसमें संतुष्ट हैं? कोई आदमी संतुष्ट रहेगा कम तनख्वाह पे? संतुष्ट नहीं, फिर भी लेकिन आप काम कर रहे हैं। मजबूरी है। मतलब मजबूरी है। तो अब आप देखिए, लोगों की कहने की मजबूरी है, और मजबूरी की